हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आई एम सॉरी, मैंने काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाली है और इन दिनों आपके ना दो कॉमन क्वेश्चंस आते थे कि ऑफ कोर्स एक तो मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर और दूसरा मेरा ड्रॉप ईयर जर्नी कि मैंने कैसे प्रिपरेशन करी, मैंने कहाँ से पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा, ऑफलाइन पढ़ा, कैसे कुछ था। तो अगर मैं नीट के पेपर की बात करूँ, मेरे को यार इजी लगा था, मतलब ओवरऑल इजी था। 3-4 क्वेश्चंस थे थोड़े उनमें ऐसा डाउट था, बाकी इजी था। तो फिज़िक्स में मेरा 161 बन रहे हैं, केमिस्ट्री में 175, एक सिली मिस्टेक हो गया जिसका मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है, और बायो में 345। तो ओवरऑल मेरा बन रहा है 681। हालांकि मुझे 700 तक की उम्मीद थी कि यार इतना हो जाएगा अब की बार, बट ठीक है, सिली मिस्टेक्स हो गया, अब उनको मैं कैसे रोकूँ, वो तो ऑन द स्पॉट हो गया। बाकी ठीक है, मतलब अब जो कॉलेज मिलेगा अच्छा ही मिलेगा, ये तो उम्मीद है। अब आते हैं ड्रॉप ईयर एक्सपीरियंस की बात। तो हाँ, 7 मई 2023 फर्स्ट टाइम मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया। उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ, अब की बार मेरे बॉर्डर पे मार्क्स आएंगे, और फाइनल आए थे मेरे 592, 33 के रैंक थी समथिंग, ठीक है। तो पता चल गया था, मतलब रिज़ल्ट वाले दिन, कि ना ही ऑल इंडिया कोटा से होना और स्टेट कोटा से तो कोई उम्मीद नहीं थी। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, ड्रॉप ले लूँ या फिर प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज की वही फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इतना अफोर्ड नहीं हो पाता, तो था ड्रॉप ले लेती हूँ, फिर 1 साल और संघर्ष कर लेते हैं भाई, क्या करें अब, क्योंकि करनी मेरे को मेडिसिन ही थी। तो फाइनल ड्रॉप हुआ। अब सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे मिस्टेक्स क्या था 11th-12th में जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे केस में था कि मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। तो फिर अब की बार था कि मॉक टेस्ट देने हैं, जितने हो सके उतने दूँ, ठीक है। फिर दिमाग में आया कि ऑफलाइन करूँ या ऑनलाइन ही पढ़ूँ। तो फिर देखो, दोनों के ना अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हमें देखने होते हैं कि हमें कौन सा सूट करेंगे। ऑनलाइन में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पाता और एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं है। ऑफलाइन में क्या होता है ना कि मेरे घर के पास तो जैसे आकाश एलन था, मुझे पता है यार वो थ्योरी में ना बहुत ज़्यादा पढ़ा देते, बट फिर यही था कि इसके भी कॉन्स मेरे को सूट नहीं कर रहे थे, इसके भी कॉन्स। तो मैं चाहती थी कुछ हाइब्रिड सा ऑप्शन मिल जाए कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरा कंक्लूजन निकला, थ्योरी वाला पार्ट मैं ऑनलाइन कर लेती हूँ, मैं PW से यकीन बैच ले लेती हूँ, यकीन 2.0, और ऑफलाइन के लिए मैं ऐसा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने LN की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली, मैंने सुना था अच्छी होती है। अब क्या हुआ कि LN में ना 11th और 12th पैरेलल चलते हैं, और यकीन 2.0 में पहले 11th कराते हैं, फिर 12th कराते हैं। तो फिर मैं सोचा कि पिछले साल वाले से 12th का कर लेती हूँ और अब के साल वाले से 11th का कर लेती हूँ। तो मैंने ना ऐसे डिटेल में पढ़ना चालू किया। मैंने फील करा कि यार बहुत ज़्यादा, मतलब ये तो बिल्कुल स्क्रैच से कराते हैं और मुझे इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगा टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फिर मुझे अपना स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ा। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती, मतलब ना ही मैं एक लॉन्ग सिटिंग में पढ़ सकती और ना ही मैं पूरे दिन में ज़्यादा आवर्स पढ़ सकती। तो मेरे को था कि स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। मेरा क्या था ना कि 70% चैप्टर्स मेरे को ठीक ठाक आते थे, मतलब उनके बेसिक से लगा लो क्लियर थे। 30% चैप्टर्स मेरे को डिटेल में करने थे। तो अब हर 15 दिन में LN का टेस्ट होता था। अब 15 दिन बाद जो टेस्ट है ना, उसके चैप्टर्स में लिखती थी पेपर पे, फिर उनको सेग्रीगेट करती थी चैप्टर्स को कि कौन सा मुझे आता है और कौन सा नहीं आता। जिसके बेसिक्स क्लियर होते थे ना, उसको मैं वन शॉट से करती थी, और जिसके नहीं थे, मतलब कम ही होते थे, उनको मैं डिटेल में देखती। ऐसे मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा काफ़ी टाइम बच रहा है, और जो टाइम बच रहा ना उसको फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिविजन में यूटिलाइज़ कर सकती थी। वन शॉट देख लिया या फिर डिटेल देख लिया, डिटेल काफ़ी कम ही होते थे। फिर NCERT पढ़ ली बायो के केस में, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती थी। फिर उसके बाद क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चंस के लिए मैंने PW का जो यकीन के मॉड्यूल्स होते हैं, ये मैंने यूज़ किए थे, मतलब मेरे को बढ़िया। तो मैं ऐसे करती थी 15 दिन, और हर बारी बैकलॉग हो जाता था, ये कोई नई बात नहीं है। तो फिर
टेस्ट होता था, उसमें स्टार्टिंग में तो मेरे थोड़े 600 मेरा एवरेज आता था स्टार्टिंग में। फिर मैंने देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। मैंने रियलाइज़ करा कि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसका मैंने थ्योरी नहीं पढ़ रखा, मतलब उसके कंसेप्ट जो उसमें यूज़ होगा वो मैंने नहीं पढ़ रखा। मैंने इसको ना पॉजिटिव वे में लेती थी कि अच्छा है ना यार, मेरे को एक चीज़ और नई सीखने को मिली। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने करा, मेरा स्कोर थोड़ा सा बूस्ट होने लग गया। एमआर की जो गलत बबलिंग करती थी वो कम होने लगी। सिली मिस्टेक्स पे थोड़ा ऐसा मतलब मेरा ठीक जा रहा था। फिर आता है अक्टूबर और नवंबर का टाइम। उस टाइम क्या था ना कि मेरे को ऐसा ब्रेन फॉग सा होने लग गया और फोकस नहीं हो पाता था और चक्कर भी बहुत आते। बस सुबह मैं उठी तो मेरा हेड स्पिन होता था, मेरे को समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा। तो फिर मैंने सोचा ब्लड टेस्ट करवा लेती हूँ, मे बी डेफिशिएंसीज़ की वजह से। और वैसा ही हुआ, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रखा था और विटामिन डी भी बहुत कम था, तो जिससे मेरे को काफ़ी दिक्कत आती थी। मतलब ये लगा लो कि उस टाइम तो मैंने टेस्ट भी नहीं दिए, मैंने 3-4 टेस्ट भी स्किप कर दिए। 2-3 महीने का वो बेकार सा फेज़ था मेरा, बहुत बैकलॉग भी हो गया। तो मतलब काफ़ी यार होता है, मतलब तुम्हारा सही चल रहा होता है फिर एकदम से ऐसा ड्रॉप्स आता है। बट मेरे को पता था प्रॉब्लम्स आएंगी, इतना स्मूथ थोड़ी चलेगा सब। प्रॉब्लम्स के बिना तुम यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं सकते। जितना भी 2-3 महीने का बैकलॉग था वो मैंने जनवरी फरवरी तक कवर करने का ट्राई किया। फिर फरवरी में जो टेस्ट होते थे ना मेरे, उसमें थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे। लाइक 600 पे पहुँची मैं। जब वो 2-3 वाला जो बुरा फेज़ था उसमें मैंने एक तो टेस्ट दी होंगी मे बी, तो उसमें मेरे 550 पे मैं पहुंच गई थी। फरवरी के आसपास थोड़ा रिकवर करने लग गई। ऐसे 600 आया, फिर 640 के आसपास पहुंची। तो ऐसा उम्मीद हुई कि अगर मैं ऐसे ही करती रही, क्योंकि अभी तो मार्च रहता है, अप्रैल रहता है, अभी तो काफ़ी टाइम है और इम्प्रूवमेंट होगा। तो भाई एम्स दिल्ली तो मेरा ही है, मैं एम्स एक सीट तो मेरे को मिल ही जानी थी। ऐसे ख्वाब सजा लेते हैं। अगले टेस्ट में मेरे आए 560 नंबर, उससे अगले में आए 580। मैं कहा कि यार मैं तो यहाँ एम्स दिल्ली के सपने देख रही थी और यहाँ सिलेक्शन के लारे पड़ रहे हैं। और एंड में क्या होता है कि ज़्यादा सिलेबस का टेस्ट होने लग गया था। तो फिर जो अभी रिसेंट 1-2 महीने पे पढ़ा था वो तो याद रहता है, लेकिन जो पिछला 6 महीने पुराना पढ़ा था वो सारा दिमाग से हटा होता है। तो फिर ये टाइम होता है फरवरी मार्च के आसपास। तो मैंने सोचा कि हाँ, मार्च के आसपास मेरा ऐसे पूरा सिलेबस कंप्लीट हुआ। तो फिर मार्च मैंने रखी कि एक बार वापस से स्टार्टिंग से लेके अब तक सारा रिवाइज करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं शॉर्ट नोट्स की इम्पोर्टेंस। अगर मैंने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होते ना, अगर मैं ऐसे लॉन्ग से रिवाइज कर रही होती तो मतलब नीट अभी तक मेरी रिवीजन कंप्लीट हो रही होती, इतना टाइम लग जाता। तो मार्च में मैंने वापस से अपना एक बार रिवाइज किया, स्कोर थोड़ा सा बूस्ट होने लग गया, मतलब वापस से 650 के आसपास पहुँचने लगा। तो फिर ऐसे ही हुआ, फिर तभी अगले टेस्ट में वापस से ड्रॉप हो जाता था। तो मेरा ये लगा लो कि पूरा मार्च में मेरे 4 टेस्ट हुए। मार्च में मेरा ये स्कोर रहता था, कभी 630 आ जाते थे, कभी 600, कभी 640, कभी 600 से भी ड्रॉप हो जाता था। बट ठीक है। अब अप्रैल में ये था कि अप्रैल तक मेरा ऐसा एक बार मोटा मैंने रिवाइज कर लिया था। अप्रैल में था कि बहुत ज़्यादा टेस्ट देने हैं, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ 1 महीना रहता था और लास्ट टाइम वाली गलती मैं नहीं कर सकती थी। फिर इसके लिए मैंने चूज़ करे आकाश के इंटेंसिव, मतलब मेरे को किसी ने सजेस्ट करा था, मेरे फ्रेंड ने, तो मैंने आकाश के इंटेंसिव दिए। और वो क्या होते हैं कि वो हर दिन होते हैं, मतलब उनके में भी कोई टॉपर्स वाला बैच होता है, उसके लिए होते हैं। वो तुम वैसे ख़रीद नहीं सकते और वो मार्च के मिड में स्टार्ट होते हैं। बट हाँ, टेलीग्राम पे तुमको सब मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से ऐसे मैं निकलवा के इंटेंसिव देती थी अपने घर पे। इंटेंसिव मेरे को लगा कि यार मतलब बिल्कुल जो नीट का लेवल होता है ना, 19-20 का डिफरेंस होता है, अगर ज़्यादा नहीं होता। और इतनी बढ़िया मतलब टेस्ट सीरीज़ होती थी, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ ना मेरा, चाहे वो आप स्पीड लगा लो, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। तो ऐसे ही चलता गया। स्टार्टिंग में इंटेंसिव में मेरे जैसे 630, एक बार 622 भी आए थे, मिनिमम मेरे 622 रहे। फिर थोड़ा स्कोर बूस्ट होने लग गया।
फिर 660 मेरा एवरेज होने लग गया, तो एक कॉन्फिडेंस हो गया कि हाँ सिलेक्शन तो होना ही है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अगर मतलब ज़्यादा कुछ घबराई वगैरह या पैनिक वगैरह नहीं हुई तो हो जाएगा। तो फिर यही था कि हर दिन मैं देने का ट्राई करती थी, इंटेंसिव की एक इंटेंसिव दे दूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट ये था कि हफ्ते में 4 से 5 टेस्ट मैं दे देती थी, ठीक है। तो ऐसे 25 दिन में मैंने 20 टेस्ट दिए। अब 10 दिन रहते थे। 10 दिन में ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि टेस्ट दें, रिवीजन करें, क्या करें। मेरे को ये था कि मैं काफ़ी 25 दिन में मैंने इतना रिवीजन नहीं करा, मतलब जो मिस्टेक्स होती थी सिर्फ वही देखती थी, बाकी ऐसा कोई पर्टिकुलर चैप्टर का मैं रिवीजन नहीं करती थी। तो फिर लास्ट के 10 दिन में मैंने सोचा कि रिवीजन कर लेती हूँ जितना हो पाए। तो लास्ट के जो 10 डेज थे उसमें मैंने यही करा था कि फ़िज़िक्स के शॉर्ट नोट्स, केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी पढ़ी और बायो में एनसीईआरटी पढ़ी। क्योंकि वो जो एनसीईआरटी की जो लाइन होती है ना, टिपिकल जो लैंग्वेज होती है, वो थोड़ा ब्लर होने लग जाता है अगर तुम ऐसा फ्रीक्वेंटली रिवाइज ना करो। तो मैं सोचा लास्ट में एक बार देख लेती हूँ और उसका काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। बाकी यार अगर मैं कंक्लूड करूँ तो एक होता है मेंटली ऐसा स्ट्रगल करना, क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स कॉलेजेस में होते हैं और तुम अभी भी एनसीईआरटी में अपना सिर मारे होते हो, तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। और इसका यही सॉल्यूशन है कि कट डाउन कर दो, मतलब बात मत करो, देखो मत, अपना मस्त अपनी लाइफ में एंजॉय रहो, तो ऐसे तुम मेंटली रहोगे। और अब आता है पढ़ाई वाला कुछ है नहीं ऐसा, मतलब हम ऐसा सुनते हैं कि ड्रॉप ईयर काफ़ी टफ होता है टफ ऑफ कोर्स, बट वो तभी होता है जब हम उसको फील करते हैं। तुम फील मत करो, तुम बस अपना एक साल और मेहनत करते जाओ। तो जो भी ऐसा ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट था तुम्हारा तो मैं कहूँगी कि 1 साल एक और चांस दो, ताकि 10 साल बाद तुम्हें रिग्रेट ना हो। और अगर 2-3 अटेम्प्ट दे दिए हैं तो तुम सोचो यार कि कुछ मिसिंग था, या फिर मतलब कई बार होता है ना कि कोई चीज़ हमारे लिए नहीं होती, क्या पता भगवान ने कुछ और अच्छा सोचा हो। बट यही है, अगर तुम्हें करना है ना तो फिर तुम करो, फिर तुम ना किसी से इन्फ्लुएंस मत हो, क्योंकि हर किसी के ना अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। कोई तुम्हें अच्छा भी बताएगा, अब जैसे आगे MBBS होता है, MBBS के भी सबके अच्छे एक्सपीरियंस है। कोई कहता है कि MBBS वर्थ इट नहीं है, कोई कहता है कि MBBS से बेस्ट कोई डिग्री नहीं है। तो वही होता है कि हर किसी के अलग एक्सपीरियंस है, तुम इन्फ्लुएंस बिल्कुल भी मत होना। और मैं कहूँगी कि थोड़ा कम ही सोशल मीडिया यूज़ करना, क्योंकि स्पेशली रील हो गए, यूट्यूब शॉर्ट हो गया, इतना ज़्यादा मतलब तुम्हारा दिमाग ख़राब होता है ना यार। यही मेरी जर्नी थी, मे बी थोड़ा सॉर्टेड और ऑर्गेनाइज साउंड कर रही हो, बट वही होता है कि हर दिन सेम नहीं होता, एक मतलब अच्छे बुरे ऐसा फेज आते रहते हैं। इट्स लाइक साइन थीटा कोस थीटा ग्राफ जैसा जर्नी रहता है हर किसी का। अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी टॉपिक पे ऐसा वीडियो बनाऊं तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, मैं बिल्कुल बना दूंगी। और अब थोड़ा सा मैं रेगुलरली बनाने का कोशिश करूंगी। सो या बाय गाइस।